वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा 11th JEE नीट वाला टॉपिक है वो हमारा चल रहा था बेटा मोल कॉन्सेप्ट। और जो मेरा लास्ट लेक्चर था, लास्ट और जो पहला बोल सकते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या था, जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन के लॉ थे उसको बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हमारा जो आपने थंबनेल देख लिया होगा, जितने प्रकार के हमारे पास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं उनको बेटा आज समझेंगे कि हमारे पास कितने प्रकार के एटॉमिक मास हैं और कितने प्रकार के हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हैं और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। बहुत बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, सर कभी AMU लगा देगा, कभी केवल कार्बन का वेट 12 लिख देगा, कभी 12 ग्राम लिख के छोड़ देगा। तो भैया ये डिफरेंट टाइप के अलग अलग मास हैं, इन सब का अपना अलग अलग मतलब है। अगर आप समझ रहे हैं 12 ग्राम लिख दो कभी भी, 12 AMU कभी भी लिख दो, या 12 ही केवल लिख दो, सब एक ही बातें हैं, तो नहीं भैया, ये सब बातें अलग अलग हैं। तो आज हम लोगों का मेन टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, तो चैप्टर का नाम है। इसके अंदर जो टॉपिक हमारा चलेगा वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो भी एटॉमिक मास हैं, बच्चा बात समझना भाई, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो भी एटॉमिक मास हैं उनको हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो भाई एटॉमिक मास हो गया, पहले एटॉमिक मास पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने मॉलिक्यूलर मास में। तो अगर आपको बेटा एटॉमिक मास के बारे में जानकारी चाहिए या बेटा एटॉमिक मास सीखना है आपको, ठीक, इस लेक्चर को देख लो भाई साहब, आपका एटॉमिक मास 100% श्योर लिखवा लो। एक भी क्वेश्चन नीट और JEE मेंस का छूट जाए तो बता देना। अगर कोई क्वेश्चन एटॉमिक मास को लेकर के या मॉलिक्यूलर मास को लेकर के आया है आपके नीट के एग्जाम में या JEE मेंस के एग्जाम में, तो वो तो आपका कंप्लीटली हो जाएगा, मगर चैप्टर तो लेक्चर तो पूरा कंप्लीट कर लो। तो वो एटॉमिक मास की हमारे पास स्टार्टिंग होती है बेटा एटॉमिक मास यूनिट से। मतलब आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज द AMU। मतलब अगर आपने AMU सीखा है तभी आप दुनिया भर के एटॉमिक मास को सीख पाएंगे। AMU को आजकल शॉर्टकट में केवल U भी लिख देते हैं, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। तो होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के अगर मास को हमें बताना है कि किसका मास कितना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक रेफरेंस एटम हमें लेना पड़ेगा और उस रेफरेंस एटम के कंपेयर में बेटा हम सारे एटम्स के मास को बता पाएंगे। फिर से दोबारा सुन लीजिए, अगर दुनिया भर के हमें एलिमेंट्स के मास को बताना है किसका मास कितना है, तो हमें उसके लिए एक स्टैंडर्ड यानी रेफरेंस एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस रेफरेंस एलिमेंट के कंपेयर में हम बाकी एटम्स के मास को बता पाएंगे। ठीक, अब कौन सा एटम लिया जाए रेफरेंस में, तो जाहिर सी बात है जिसका एबंडेंस काफ़ी ज़्यादा रहता हो मोस्टली हम लोग उसको उठा लेंगे। ठीक है, तो ऐसा है, तब तक जो भी साइंटिस्ट ने जब ये रिसर्च वगैरह करी होगी तो उस समय जो कार्बन था वो भाई कार्बन का 12, मतलब कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है ये सबसे ज़्यादा रेफरेंस में पाया जा रहा था। इसका जो एबंडेंस था वो उस समय उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रहा था। तो कहा गया भैया कार्बन 12 को आप रेफरेंस एटम के फॉर्म में उठा लीजिए और इसका हम लोग जो मास लेंगे वो हम लोग लेंगे 1 AMU। मगर प्रॉब्लम ये है कि कार्बन का मास तो बेटा 12 हो गया, तो अगर हम किसी वैल्यू को बेटा सोचो, दिमाग लगाओ, 1 बना लें। अगर किसी वैल्यू को 1 बना लें, सिंपल सा अपने घर के कॉन्सेप्ट में चले जाओ, अगर एक चीज़ की कीमत पता है तो 10 की निकाल लोगे, 50 की निकाल लो। नहीं कहते भाई एक पेन 2 रुपए का है तो बताओ 2 पेन कितने रुपए के होंगे, 4 पेन। यानी अगर हम किसी भी वैल्यू को 1 बना पाए, तो हम बड़े आराम से उसके करस्पॉन्डिंग में सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कार्बन का जो मास है बेटा वो तो 12 है, ये तो 1 ये नहीं है। तो कहा गया अगर आपको 1 AMU लिखना है, अगर आपको बेटा 1 AMU लिखना है तो कार्बन एटम के एक कार्बन का मास ले लो, चूंकि 12 हमें प्रतीत हो रहा है, 12 दिख रहा है हमें, उसमें 12 का डिवाइड मार दो। मतलब 12 का डिवाइड जैसे मारोगे मोस्टली हम ये बोल सकते हैं तो वो वैल्यू अपने आप में 100 होने लगेगी। मतलब लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू मास
मास ऑफ वन कार्बन एटम, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि ऊपर लिखा है मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है, अपॉन में आप 12 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब जैसे ही 12 का डिवाइड करोगे तो हम ये मान लेते हैं मोटा माटी कि 12 था, 12/12 मिलके वो 1 बन जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू को या तो मैं 1 AMU लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसी को मेरे को ग्राम में लिखना है तो आप कार्बन के एक एटम का मास ग्राम में निकाल लीजिए। वो बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री के दम पे निकाला जाता है। हम लोगों के अंदर ताकत नहीं है कि हम लोग कार्बन के एक एटम का मास निकाल पाए, वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। अगर आपको ग्राम में लिखना है तो कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो बेटा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। जरा समझिएगा, ऊपर वाला जो है वो कार्बन एटम का मास तो लगाना है, मगर अब मैंने इसको ग्राम में लगाया है और डिवाइड बाई 12 कर दूंगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू आएगी 1.66 मोस्टली आती है, मगर 1.6 ले रहा हूँ, 10⁻24 ग्राम। तो एक तो सीधा सा मेरे पास 1 AMU, या तो आप कार्बन का मास मतलब 1 AMU अगर आपको डिफाइन करना है, 1 AMU करना है तो कार्बन के एक एटम का मास ले लो, ठीक है, और उसमें 12 का डिवाइड कर दो तो ऑलरेडी वो 1 AMU बन जाएगा। या फिर अगर इसी को आपको ग्राम में लिखना है तो मैंने अभी करके दिखा दिया कि एक एटम का मास ग्राम में लगा दिया, डिवाइड बाई 12 चल रहा, तो ये हो गया 1.6 10⁻24 ग्राम। एक बात और बता दूं कि कभी भी अगर आपको AMU को ग्राम में बदलना पड़ जाए, कभी भी आपको AMU को ग्राम में बदलना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा सा इस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, AMU वर्ड अगर कहीं लिखा है तो वो पर्टिकुलर एक एटम के मास को बताता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर AMU कहीं लिखा है, अगर कहीं AMU लिखा है तो वो हमेशा एक एटम के मास को बताता है। जैसे हीलियम का अगर मैंने वेट बोला 4 AMU, ठीक है, तो वो एक हीलियम का जो मास है वो 4 AMU है। हाँ, अगर उस AMU को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितनी छोटी वैल्यू आनी है। वैसे भी एक एटम दिखाई तो पड़ता नहीं है, तो वैसे भी उसका मास जो होगा बहुत कम होगा। तो अगर आपको 1 AMU कोई पूछेगा तो आप बोल दोगे कार्बन एटम का एक का मास ले लो, अपॉन में 12 कर दो तो वो 1 AMU बन जाएगा। और अगर इसी को आपको ग्राम में लिखना पड़ जाए तो आप उसमें एक कार्बन का मास ग्राम में लगा दिया, स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक से निकाला जाता है, डिवाइड बाई 12 करा तो 1 AMU में निकल के आ गया मेरे पास 1.6 10⁻24 ग्राम। इतनी बात आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। टॉपिक में आगे कहाँ बढ़ जाऊँगा भाई, मोबाइल आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, कैमरा आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास एटॉमिक मास सर कितने प्रकार के हैं। तो मैं बता दूं बेटा, हम लोगों को मोस्टली 3 प्रकार के एटॉमिक मास को पढ़ना है। हम लोगों को मोस्टली क्या करना है बेटा, 3 प्रकार के एटॉमिक मास को पढ़ना है, ठीक है। पहला मेरे पास है जिसको मैं बोलूँगा रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब पहले का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम लोग शॉर्टकट में राम लिखते हैं, RAM। ये RAM मतलब अगर आपसे राम की बात करी जाए तो राम का मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास। बात समझ गए। अच्छा, दूसरा मेरे पास होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ठीक है। दूसरा मेरे पास है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, और इसको हम बेटा आम के फॉर्म में जानते हैं। ये हमारे पास आम हो गया। अब आम का मतलब वो आम तो है नहीं कि आप खाने वाला आम बन गया, ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हो। तीसरा मेरे पास जो हो गया जिसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, इसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास। बस ये लेक्चर अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना तो आपको एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास, जितने भी जो भी मास हैं, सबसे मुक्ति मिलने वाली है। आपको मोक्ष मिल जाएगा, इस टॉपिक को लेकर के मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। तो ये गम हो गया। अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया तो आप गम में चले जाएंगे, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, अब देखो तीनों में क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी का भी रिलेटिव निकालना है तो रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है, किसी के कंपेयर में निकालना है। तो किसी भी एटम का मास 1 AMU के कंपेयर में कितना AMU आ रहा है, सीधा समझिए। अगर आपको RAM निकालना है, R का मतलब समझ जाओगे ना, रिलेटिव का मतलब ही होता है बेटा किसी के कंपेयर में निकालना है। तो 1 AMU के कंपेयर में मतलब जो कार्बन का जो मान का आपका मास था 1 AMU 1/12 करके जो निकाला था मैंने, 1 AMU के कंपेयर में किसी का मास जितना भी AMU आएगा, उसे मैं बोलता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब अगर मेरे को
RAM लिखना है तो ऊपर तो जो एटॉमिक मास AMU में निकला है, ऊपर तो जो एटॉमिक मास AMU में लिखना है, अपॉन में डिवाइड करने वाले 1 AMU, मतलब 1 AMU के कंपेयर में 1 AMU, भाई 1 AMU के कंपेयर में कोई 12 गुना भारी आया तो मैं बोलूँगा कि उसका जो RAM है वो 12 है। देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे चूंकि रिलेटिव है तो ये AMU कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी एटॉमिक मास आएगा उसका कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कार्बन का, तो कार्बन का 12 होता है, तो कार्बन का अगर आपको RAM लिखना है तो आप 12 लिखेंगे, ठीक है। 12 AMU लिखने की गलती नहीं करेंगे क्योंकि रिलेटिव निकाल रहे हैं, 1 AMU के कंपेयर में निकाल रहे हैं, तो AMU कैंसिल होने वाला है। जाहिर सी बात है, हीलियम का जैसे 2He4 होता है, तो अगर 4 AMU निकाल रहे हैं, अगर हम 4 AMU निकाल रहे हैं और कंपेयर करा रहे हैं 1 AMU के साथ, तो AMU वहां भी कट गया, तो हीलियम का जो RAM निकलेगा वो 4 निकल आएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, तो किसी का भी एटम का जितना भी मास AMU में आता है, मतलब मास, कोई भी मास अगर आपका AMU में आप लिखने वाले हैं, किस में लिखने वाले हैं, AMU, यहाँ पर यूनिट रहेगी AMU, ये किसी के कंपेयर में नहीं लिखा जा रहा है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं राम में AMU का मल्टीप्लाई कर दूं तो आम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आम। देखो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये राम RAM क्या था, बिना यूनिट वाला था, जैसे 12 निकला था कार्बन का। अब इसमें अगर मैं AMU चिपका दूं तो ये किसी के कंपेयर में नहीं है। जैसे हीलियम का 4 AMU है, तो 4 AMU निकला, अगर मैं कंपेरेटिवली निकालता हूं तो 4 AMU बटे में 1 AMU का काम खत्म हो गया, 4 आ गया। 4 अगर लिखने जा रहे हैं आप, अगर आप 4 लिखने जा रहे हैं तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर आप 4 AMU लिखने जा रहे हैं तो वो आपका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है। मगर ध्यान रखने वाली बातें हैं कि ये हो चाहे ये हो, ये दोनों के दोनों बेटा एक एटम के होते हैं। किसके होते हैं बेटा, एक एटम के होते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट ग्राम एटॉमिक मास। देखो ग्राम तो काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, ग्राम तो काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। तो हमारे पास अगर हम जब भी ग्राम वाला लिखेंगे ना, तो उसमें जो होगा वो आवागाद्रो नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब 6.022 इंटू 10⁻³ इतने एटम्स का जो मास होगा। जैसे ये सारे जो चल रहे हैं, ये जितने भी हैं वो एक एटम के हैं। चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास हो वो भी एक एटम का है, जो कि काफ़ी छोटी वैल्यू आती है, ठीक है। आपका जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है ये भी एक एटम का है, जो कि काफ़ी छोटी वैल्यू आने वाली है। मगर अगर मैं इतने एटम्स का मास ले लेता हूँ, अब बताओ इतने सारे एटम्स का मास ले लोगे तो वो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो ग्राम में लिखने लायक रहेगी। मतलब अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास लिखना है तो आपको गम लिखने का फॉर्मूला क्या है, आपको गम लिखने का फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लो मेरा कहीं पर 1 AMU लिखा है, क्या लिखा है, 1 AMU लिखा है, ठीक है। इसको मेरे को गम में बदलना है, क्या में बदलना है मेरे को, गम। तो पहले बताओ, अगर ये 1 AMU लिखा है तो 1 AMU का मतलब तो ये तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हो गया। अब यहाँ पर 1 AMU मतलब यहाँ पर 1.66 10⁻24 ग्राम लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो ग्राम में आ गया, मगर इतने एटम्स का मल्टीप्लाई करना है तब जाके वो ग्राम में पूरा आएगा। तो 6.022 10⁻23, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 ग्राम। आप करके देख लीजिएगा, ये पूरी वैल्यू जो आएगी लगभग अप्रॉक्स 1 ग्राम के इक्वल आएगी। मतलब अगर 1 AMU है तो 1 AMU का मतलब हो गया वो 1 ग्राम दिखने वाला है। अगर कहीं 12 AMU है तो वो 12 ग्राम दिखने वाला है, मगर दोनों में डिफरेंस है। जो 1 AMU, जो मैंने कहा 12 AMU लिखा है, क्या लिखा है बेटा, 12 AMU लिखा है, तो वो एक कार्बन के एटम का मास है। 12 ग्राम लिखा है तो उसमें इतने कार्बन के जब आप एटम्स लेंगे, जब आप इतने कार्बन के एटम्स लेंगे बेटा, तो वहां पर वो 12 ग्राम आने वाला है। अब आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। डिफिनीशन कुछ नहीं थी, सिंपल कॉन्सेप्ट से डिफिनीशन इतनी नहीं आती, मगर आपको जानकारी बहुत होना चाहिए। मान लो मेरे पास कार्बन का 12 AMU आ गया, कितना आ गया, 12 AMU। तो 12 और AMU की वैल्यू तो पूरी 1 ही आनी है, तो 12 ग्राम आंसर आएगा। कितना आएगा, 12 ग्राम। तो अगर मैं बहुत शॉर्ट में अगर अपनी बात बता दूं, अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में जाकर के अपनी बात को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो अगर मेरे से कहा जाए कि मेरे पास, आपके पास ऑक्सीजन 8O16 है, ठीक है, इसका मेरे को RAM लिख दो, इसका मेरे को AAM लिख दो, इसका मेरे को GAM लिख दो। सीधा सा अगर इसका राम कहा गया है तो आप केवल 16 लिख देंगे, क्योंकि 16 AMU आएगा, बटे में बेटा यहाँ 1 AMU भी होगा, रिलेटिव वाला है,
तो इसका जो आपका RAM होगा वो 16 होगा, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट ही निकालना है तो किसी के कंपेयर में नहीं चलना है, वो 16 AMU आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 16 AMU। और अगर मैं ग्राम कहूँगा तो 16 ग्राम। अगर ध्यान रखिएगा ये जो है ये भी आपके एक एटम का है बेटा। ये जो 16 AMU है ये भी ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। मगर ये जो 16 ग्राम आ रहा है यार, 16 ग्राम एक काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है, एक ऑक्सीजन के एटम की कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर इसके अंदर बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम्स जब आप लोगे ना तो उनका वेट मिला के कितने ग्राम आने वाला है? 16 ग्राम। अगर मुझसे कोई कहे 6C12, अगर मुझसे कहे 6C12 का RAM लिख दीजिए या AAM लिख दीजिए या फिर GAM लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए तो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा केवल 12 होगा। AMU लगाने की आप हिमाकत नहीं करेंगे क्योंकि रिलेटिव है। अगर इसका आम लिखना है मतलब एक ही का लिखना है तो यहाँ 12 AMU लिख देंगे। मगर जब आप ग्राम वाले की बात करेंगे तो ये 12 ग्राम में चला जाएगा और 12 ग्राम का मतलब है इसके अंदर आवागाद्रो नंबर जितने कार्बन एटम्स होंगे तो उसका पूरा वेट मेरे पास 12 ग्राम आएगा। तो उम्मीद है आपको कि यहाँ पर तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से बात समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर मैं हीलियम लिख दूं, चलो अगर एक एग्जांपल और बढ़ा देते हैं, एक एग्जांपल अपने मन से मैं बढ़ा लेता हूं, मैं नहीं लिखूंगा। 2He4 हो गया मेरे पास। क्या हो गया? 2He4। अगर कहा जाए 2He4 का RAM लिखना है तो मैं 4 लिखूंगा क्योंकि वो ऊपर AMU आएगा, नीचे AMU आएगा, AMU कट जाएगा, केवल 4 लिखना है। मगर एक हीलियम का है। मगर अगर मैं बोलूंगा कि भैया हीलियम का मेरे पास आम लिखना है तो आम लिखने का मतलब है 4 AMU लिखोगे। और अगर हीलियम का मेरे पास गम लिखना है तो 4 ग्राम लिखोगे। 4 ग्राम वाले में आपके आवागाद्रो नंबर के बराबर आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक। ये तो बात हो गई मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और मेरे पास हो गया ग्राम एटॉमिक मास की। अब बात कर लेते हैं कि भाई एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास मेरे पास क्या होता है? व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास मेरे पास कैसे है, ठीक है। तो भाई सीरीज बात है, जब भी हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसमें उसके कई सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप्स 2 या 3 प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कार्बन है तो 6C12 भी होता है, 6C13 भी होता है, 6C14 भी। सबको मिला करके जब मैं सबका एवरेज निकालूंगा, हाँ 6C12 वाले का एबंडेंस परसेंटेज अलग होगा, 6C13 वाले का जो परसेंटेज है वो नेचर में अलग होगा, 6C14 वाले का जो परसेंटेज है वो नेचर में अलग होगा। तो इन सभी का अगर मिला करके मैं एवरेज निकाल लूं तो वो निकलेगा बेटा एवरेज एटॉमिक मास। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट A था या मेरे पास कोई एलिमेंट X था और इसका एटॉमिक मास Z है और एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है। पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मान लिया कि इस X के 3 आइसोटोप्स, बेटा आइसोटोप्स आपको अच्छी तरह पता होंगे, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मगर एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। और हम लोग अभी मास का ही डिस्कशन कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर का डिस्कशन वैसे भी नहीं होगा, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मान लिया इसके 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, ध्यान रखिएगा आइसोटोप्स में आपको एटॉमिक नंबर नहीं बदलना है। ध्यान रखिएगा आइसोटोप्स में आपको एटॉमिक नंबर नहीं बदलना है। मतलब पहला है ZX, यहाँ पर मैंने A1 कर लिया। दूसरा है ZX, एलिमेंट भी नहीं बदलेगा जब एटॉमिक नंबर नहीं बदल रहा है, तो ये A2 हो गया। तीसरा मेरे पास है ZX और ये A3 हो गया। अब है क्या कि भाई जो A1 वाला है इसका कुछ परसेंटेज दिया हुआ, मैंने X मान लिया। जो A2 वाला है बस इसका कोई एबंडेंस होगा, इसका परसेंटेज मैंने Y मान लिया। और जो A3 वाला है बेटा इसका परसेंटेज मैंने चलो Z मान लिया। तो अगर आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, दिस इंटू दिस करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे और दिस इंटू दिस करेंगे। मतलब पहला आइसोटोप्स का मास कितना है उसका परसेंटेज, मतलब हो गया A1 इंटू एक्स करेंगे, प्लस लगा देंगे। फिर दूसरे का एटॉमिक मास कितना और उसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है, तो A2 इंटू वाई कर लेंगे, प्लस तीसरे का एटॉमिक मास कितना और उसका एबंडेंस कितना है, तो A3 इंटू जेड कर देंगे, A3 इंटू जेड। और तीनों के जो परसेंटेज वैल्यू है वो नीचे ऐड कर देंगे क्योंकि मोस्टली ये 100 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा X
प्लस वाई प्लस जेड। कभी कभी होता क्या है कि परसेंटेज की बजाय वहाँ पर रेशियो गिवन होता है कि जो पहला है वो उसका रेशियो 2 रेस समथिंग 83 रेस समथिंग ऐसा रेस है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स वाई जेड के बदले उनका जो रेशियो दिया होगा उसको आप लगा के सॉल्व कर लेंगे। देखो मैंने क्या कहा कि हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स था, उसके 3 आइसोटोप्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। पहले में जो था वो A1 एटॉमिक मास था, दूसरे वाले में जो एटॉमिक मास था बेटा A2 था, और तीसरे वाले में एटॉमिक मास मेरा A3 था। अब इनका कहा जाए एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। पहले वाले का जो आपका नेचर में एविडेंस है वो x% है, जो दूसरा वाला है उसका परसेंटेज y है, जो तीसरा वाला उसका परसेंटेज z है। तो पहले आप क्या करेंगे, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, ठीक है ना, और अपॉन में तीनों को जोड़ देंगे, समझ गए ना। तो कुल मिला के ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा दूंगा, बाकी जब ये लेक्चर खत्म हो रहा होगा तो उसके लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, तो वो अभी तो एक दो न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास बोरॉन का एलिमेंट, तो बोरॉन का 5b ऐसे तो लिखा होता है, ठीक है। इसके बेटा 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, एक 5b10 पाया जाता है और एक 5b11। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, वो आपसे कहेगा इनका परसेंटेज पकड़ा देगा कि भाई ये 81% है और ये बेटा 19% है। देखो दोनों परसेंटेज की जो टोटलिंग होने वाली बेटा वो आपकी 1 होने वाली, ठीक है ना। अच्छा अब आपको देखो इसका मास पता है 10, इसका मास पता है 11, इस वाले का परसेंटेज 81, इस वाले का 19, कहेगा आपको बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास बता देना है। एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज निकालना है, मेरे को निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, निकालना है मेरे को, निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। तो क्या कहा था, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, मतलब क्या 10 इंटू कर देंगे आप 81 प्लस लगा देंगे 11 इंटू 19, और नीचे आप गलती से भी इनके मास मत जोड़ दीजिएगा, परसेंटेज जोड़ना है या फिर जो उनका रेशियो दिया है वो जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 81 प्लस 19, इसको आप सॉल्व करके बहुत आराम से इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे थोड़े से क्वेश्चन और कराता हूँ।